गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 हिंदी चैप्टर 10 कामचोर, जिसमें हमने पार्ट 1 में देखा है कि इसकी जो लेखिका है इस्मत चुगताई, उन्होंने बच्चों की जो शरारतें हैं उसका वर्णन बहुत सुंदर किया है। ये लेसन में हमने देखा है कि किस तरह से घर के जो बड़े हैं वो फरमान जारी करते हैं कि आज से घर के नौकरों की छुट्टी कर दी जाएगी, और जो बच्चे हैं जो क्या करते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया है कामचोर, जो हिल के अपना पानी भी नहीं पी सकते हैं। आज से घर के छोटे मोटे काम बच्चे करेंगे, और बच्चों ने भी ये स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके मन में भी प्रश्न हुआ कि हाँ, हम पानी तो खुद पी ही सकते हैं, हम क्यों कुछ काम नहीं करते हैं। और इसी वजह से सबसे पहले सारे बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, वो हिल हिलाकर पानी पीने के लिए टूट पड़ते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, पानी के जो मटके हैं, सुराहियाँ हैं, वो लुढ़क जाती है, मटके टूट जाते हैं, घर में पानी पानी हो जाता है। ये नज़ारा देख के माँ ने फरमान जारी कर दिया, अम्मा ने फरमान जारी कर दिया कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसे शाम का खाना नहीं मिलेगा। और अब्बा ने कहा कि बच्चे अगर काम करेंगे तो उनको क्या दी जाएगी, तनख्वाह दी जाएगी, क्योंकि नौकरों को भी उनके काम की तनख्वाह मिलती थी, तो बच्चों को भी मुफ्त में काम करवाया जाएगा नहीं। अब दो चीज़ है बच्चों के पास, एक तो उनको पैसे मिलेंगे, दूसरी चीज़ अगर काम नहीं किया तो शाम को भूखा रहना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम काम करेंगे। उनको छोटे मोटे काम जो दिखाए गए हैं उसमें से सबसे पहले उन्होंने कौन सा काम चुना, फर्श पे जो दरी बिछी हुई थी वो दरी को साफ़ करने का काम सोचा, और सारे बच्चे टूट पड़े वो फर्श पे बिछी दरी को साफ़ करने में। किसी ने हाथ में लकड़ियाँ ली और उसे चारों कोनों से पकड़ के उसे झटकने लगे, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो दरी पे जो कई दिनों की धूल जमा हुई थी वो उड़ के सबकी आँख में, नाक में, गले में चली गई। सारा घर धूल से भर गया और बच्चे खांसने लगे, खांस खांस के उनका बुरा हाल हो गया। और इसीलिए फिर क्या हुआ कि उनको घर से निकाला गया। घर से निकाला गया, वो पहुंच गए आंगन में। आंगन में जाके उनकी नज़र पड़ी झाड़ू पे। उनको याद आया कि हमें आंगन का कूड़ा साफ़ करने का काम भी दिया गया है, और बच्चे बहुत सारे थे, झाड़ू एक ही था। सारे बच्चे जब झाड़ू पे टूट पड़ते हैं तो झाड़ू के जो पुर्जे हैं वो अलग हो जाते हैं, और वो एक एक पुर्जा लेकर क्या करते हैं, जहाँ भी उनका हाथ पड़ता है वहाँ वो साफ़ करने लगते हैं। ये सब देख के थोड़ी देर बाद उनके मन में ख्याल आता है कि झाड़ू देने से पहले थोड़ा पानी छिड़का जाए। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो जो दरी है उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, जो पहले से ही धूल से भरी पड़ी थी। पानी गिरने से की वजह से वो पूरा कीचड़ हो जाता है, और फिर वो सभी को आंगन से भी निकाल दिया जाता है। अब आंगन से भी उनको निकाला गया तो बच्चों ने तय किया कि क्यों ना हम ये जो पेड़ हैं उनको पानी पिला दें, और इसीलिए सारे बच्चे पानी पिलाने के लिए जो बर्तन हैं वो लेने के लिए टूट पड़े। जिसके हाथ में जो बर्तन आया वो उठाकर वो नल के ऊपर टूट पड़े। पानी तो किसी के भाग नहीं आया, लेकिन बच्चे गीले हो गए, कीचड़ वाले गंदे हो गए, और इसीलिए धीरे धीरे उनका घमासान युद्ध उनके बीच में छिड़ गया। उनको अलग करने के लिए बड़े भाई बहन, मौसिया, फूफिया, उनकी एक फ़ौजी टुकड़ी वहाँ पे भेजी गई, और उन लोगों को देख के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, पीठ दिखाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इतनी धींगा मुश्ती हुई कि अब बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए थे। अब उनको नहलवाने का एक और काम बढ़ चुका था। अब इतने नौकर भी नहीं थे घर में, क्योंकि नौकरों की तो छुट्टी हो चुकी थी। इसीलिए तय किया गया कि बाजू के बंगले में से नौकर को बुलाया जाए
और प्रति बच्चा मतलब हर एक बच्चे को नहलवाने का खर्च कितना डिसाइड हुआ, 4 आना। बच्चों को नहलवाया गया। उसके बाद आगे की कहानी अब हम देखते हैं। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। ये कौन बोलता है? बच्चे सोचते हैं ऐसा कि हाँ सही में ये सफाई वफाई का काम हमारे बस की तो बात है ही नहीं, और पेड़ों की देखभाल भी हम नहीं कर सकते हैं। तो चलो कम से कम ये जो मुर्गियाँ हैं उनको तो हम, क्योंकि शाम को मुर्गियों को अपने पिंजरे में वापस लाना होता है, तो वही काम कर लिया जाए। बच्चों ने ये डिसाइड किया। बस शाम ही से जो बाँस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। मतलब मुर्गियों को वो हाँकते हाँकते क्या बोलते थे? चल दड़बे में। दड़बा मतलब मुर्गियाँ जहाँ पे रखी जाती हैं, उनका जो घर होता है, जो पिंजरा होता है, उसे दड़बा बोलते हैं। तो वो हाँकते हाँकते बच्चे बोलते थे कि चल दड़बे में चल, और मुर्गियों के पीछे वो शाम से ही पड़ गए। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। भड़का रखा था मतलब कि मुर्गियाँ भी पिंजरे में जाने का नाम नहीं ले रही थी। उठपटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। और अब मुर्गियाँ भी क्या करने लगी? अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी। और दौड़ते दौड़ते क्या हुआ कि जो 2 मुर्गियाँ थी, वो मुर्गियाँ कहाँ जाके गिरी? खीर के प्याले पे। जो खीर के प्यालों पे आया क्या कर रही थी? चांदी का वर्क लगा रही थी। आपने देखा होगा बच्चों कि बहुत सारी मिठाई पे सिल्वर कलर की परत होती है, जिसे चांदी का वर्क बोलते हैं। ये आया भी खीर के प्यालों के ऊपर वही लगा रही थी, और 2 मुर्गियाँ जाके वो प्यालों पे लुढ़क गई, जिसकी वजह से क्या होता है? प्यालों की जो खीर है वो गिर जाती है। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। वो जो खीर है प्यालों से भरी हुई थी, वो खीर कहाँ पे जा गिरती है? दीदी के कामदानी दुपट्टे पे गिर जाती है। और उन्होंने जो सिर धोया हुआ है, उनके सिर पे भी वो खीर गिरती है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। आगे क्या होता है? एक बड़ा सा जो मुर्गा होता है वो कहाँ जाके कूदता है? पानदान। पानदान यानी कि जिसमें पान का सामान, जो खाने का पान आता है, उसका सारा सामान रखा हुआ होता है। वो जो पानदान में कत्था और चूना रखा हुआ है, उसके ऊपर जाके वो गिरा। अब उसमें जाके गिरा तो उसके जो मुर्गे के जो पैर है वो सारे किससे लथे हुए हो गए? कत्थे और चूने से। वो जो पैर है, वो पैर लेके वो मुर्गा अम्मा की जो सफ़ेद दूध जैसी चादर थी उसके ऊपर से चलता हुआ गया, और उसकी वजह से वो जो सफ़ेद दूध जैसी चादर थी उसके ऊपर किसके छापे पड़ गए? वो जो मुर्गे के पैरों में कत्थे और चूने के दाग थे वो चादर पे लग गए। पूरी सफ़ेद चादर उसने बिगाड़ दी। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेज़ी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुँह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। एक मुर्गी क्या करती है? दाल की पतीली पे जाके गिरती है और वहाँ से भाग के वो सीधी मोरी में जा गिरती है। मोरी का मतलब होता है जो गंदे पानी जाने वाली जो नली होती है, उसे मोरी बोलते हैं। वो दाल की पतीली के ऊपर से वो मोरी में जा गिरती है और वहाँ पे गिरने की वजह से सारा कीचड़ उछलकर किसके मुंह पे पड़ता है? मौसी जी के मुंह पे पड़ता है। मौसी जी वहाँ पे क्या कर रही थी? नल के पास अपना मुंह साफ कर रही थी, हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी और दूसरी तरफ
बाकी के जो सारे मुर्गियां हैं, बेनकेल एक नया वर्ड है, जैसे ऊँट या घोड़े के नाक पे बांधा जाता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बेनकेल मतलब वो बांधते बिना के जो ऊँट होते हैं, वैसे ही मुर्गियाँ बिना लगाम की चारों तरफ क्या कर रही थी, दौड़ रही थी, भाग रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। एक भी मुर्गी ऐसी नहीं थी जो अपने दड़बे में जाने के लिए तैयार हो। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। मतलब कुछ बच्चे मुर्गियों के पीछे पड़े हुए थे, बहुत सारे बच्चे थे, उसमें से कुछ बच्चे ये नज़ारा देख रहे थे। अब उनके मन में हुआ कि अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो हमें शाम को खाना नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये जो भेड़ है उनको दाना देने का काम कर दें। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सुख देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। और बच्चों ने क्या किया, वो भेड़ों को खाना देने के लिए एक सूप में वो दाने लेके उनके सामने आए, और वो जो दानों का सूप देखकर वो जो भेड़ जो पूरे दिन की भूखी हुई थी वो उनके पीछे पड़ गई। अब उनसे पीछा छुड़ाना या उनसे भागना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। कौन? भेड़, क्योंकि उन्होंने वो जो दाने देखे थे वो पूरे दिन की भूखी हुई थी, तो वो बिना देखे कुछ भी इधर उधर देखा नहीं, वो बच्चों के पीछे भागने लगी। पर भेड़ चाल मशहूर है। भेड़ चाल हम यूज़ करते हैं ये वर्ड, एक कहावत है कि जब हम बिना सोचे समझे किसी की भी नकल करते हैं, किसी का भी अनुकरण करते हैं, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं भेड़ चाल चलना। मतलब बिना सोचे समझे किसी की भी नकल करना। कोई व्यक्ति एक चीज़ ये करता है तो हम भी उसके पीछे पीछे वही चीज़ करते हैं। अब देखना, भेड़ों की चाल, एक भेड़ जहाँ पे भी जाएगा बाकी के उसके पीछे चलने वाले सारे भेड़ उसके पीछे पीछे चलते ही रहेंगे। मशहूर है, ये जो भेड़ चाल है वो मशहूर है। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि एक भेड़ जहाँ से कूदने लगी बाकी के सारे भेड़ उसके पीछे पीछे कूदने लगी। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी, मतलब उनको और कुछ भी दिखाई नहीं देता था, बस वो दाने का सूप उनकी नज़र में था। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। मतलब कई भेड़ पलंग के ऊपर चढ़ गई, इधर उधर बर्तन पड़े थे उसको लुढ़काती हुई, उनको फलांगती हुई, साथ साथ सारी भेड़ दौड़ने लगी, चलने लगी। कई भेड़ पलंग पे चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मतलब कि जो दीदी है, बानी दीदी है, वो भी अपना दुपट्टा सजाने का काम कर रही है। जिस तरह से हम छोटे छोटे मिरर वर्क करते हैं, मोती लगाते हैं दुपट्टे के ऊपर, वैसे ही ये जो बानी दीदी है वो अपना दुपट्टा सजाने का काम कर रही थी। और ये करते करते वो अपनी बुआ को कुछ बात बता रही थी। तभी वहाँ पे क्या आ जाती है, भेड़ आ जाती है। और वो भेड़ निसंकोच, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, वो दुपट्टे को रौंदते हुए वहाँ से चली जाती है। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। अब नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे कि कोई सेना, जर्मनी की सेना अपने टैंक और बमबारे से लेकर यहाँ से गुजरी हो। मतलब घर का नज़ारा इतना भयानक हो चुका था। सिर्फ घर ही नहीं, आंगन का नज़ारा भी इतना ही भयानक हो चुका था। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। और क्योंकि बच्चे वो अनाज का जो दाना था वो सूप में भरा हुआ था, वो लेके जहाँ जहाँ से बच्चे गए तो उसमें से कुछ दाने गिरते गए, और जो भेड़ हैं
वो शिकारी कुत्तों की तरह उसकी गंध सूंघती सूंघती उसके पीछे हमला करती हुई दौड़ने लगी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। दूसरी तरफ क्या हुआ कि हज्जन माँ एक पलंग पर लेटी हुई थी और उन्होंने अपने मुंह पे दुपट्टा ढांक रखा था। और लेखिका बता रही है यहाँ पे कि न जाने वो महलों के कौन से सपने सजा रही थी सोती सोती। लेकिन जब भेड़ उनके ऊपर से दौड़ती हुई गुजरी तब वो नींद में ही दुपट्टे में उलझी हुई क्या चिल्लाने लगी, मारो मारो, ऐसा चीखने लगी, चिल्लाने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। दूसरी तरफ तरकारी मतलब सब्जियां बेचने वाली आई हुई थी। भेड़ों की नज़र वो टोकरी के ऊपर गई और अब भेड़ वो सूप को भूलकर किसके ऊपर टूट पड़ी, तरकारी वाले की टोकरी के ऊपर। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। जो सब्जी बेचने वाली थी वो क्या कर रही थी, दालान में बैठकर मटर की जो सब्जी है वो सब्जी को रसोइये को दे रही थी। दालान का मतलब होता है बरामदा। वहाँ पे बैठ के वो मटर की जो फलियां हैं वो तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ गई। जब सब्जी वाले ने देखा कि भेड़ का पूरा झुंड उसकी सब्जी पे टूट पड़ने वाला है तब वो सीना तान के खड़ी हो गई। क्यों? अपनी सब्जियों को बचाने के लिए। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो, क्योंकि भेड़ का शरीर ऐसा होता है, उसके शरीर पे पूरी रुई होती है। तो यहाँ पे लेखिका कहती है कि अगर भेड़ को मारते हुए देखा हो या आपने खुद मारा हो तो आपको पता होगा, जब हम भेड़ को मारते हैं लकड़ी से तो ऐसा लगता है कि कोई रुई के तकिए को हम पीट रहे हैं। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। मतलब भेड़ को आप मारते हो लेकिन भेड़ को तो बिल्कुल भी चोट लगती नहीं है। और यहाँ पे जो भेड़ को वो जो सब्जी वाली है वो मार रही थी तो भेड़ों ने क्या समझा कि वह उनसे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी।